अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। 9 मई के केसेस के फैसले आने का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले के केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया है। एक तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ 9 मई के केसेस के फैसले सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और आज सलमान अकरम राजा ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। आज पहले खबर आई कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज, कंवल शौजब, शेख राशिद शफीक, अशरफ सोना और MPA इस्माइल सीला समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी है, जबकि 16 मुल्जिमान को 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। केस में 109 मुल्जिमान में से 75 को कैद की सज़ा सुनाई गई है। इनमें से मुतादिद रहनुमाओं को 9 मई के मुकदमात में पहले भी सज़ाएँ हो चुकी हैं। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेख राशिद शफीक के चचा और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि हम हल्फ उठाकर कह सकते हैं कि शेख राशिद शफीक फैसलाबाद गए ही नहीं। आज 1 माह में फैसलाबाद के चौथे केस में भी मेरे भतीजे शेख राशिद शफीक को उमर अयूब और शिबली के साथ 10 साल कैद सुनाई गई है, जो कि जुल्म है। वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। हमने खुदा को हलफ दे के ये कह सकते हैं कि राशिद शफीक कभी फैसलाबाद गया ही नहीं। आइन, कानून और इंसाफ की न सिर्फ धज्जियां बखेरी हैं, बल्कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान एक मुल्क है जहां इंसाफ जो है दम तोड़ गया है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए मजम्मत की है। तहरीक इंसाफ के एलामिये के मुताबिक ये तमाम सज़ाएँ 2 गवाहान की मुबैना गवाहियों की बुनियाद पर दी गई हैं, जबकि इन्हीं 2 झूठे गवाहान की गवाही को सरगोदा की एक अदालत ने झूठा करार दिया था और तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया था। इससे वाज़ेह होता है कि ये फैसले भी झूठे और मुनज़्ज़म सियासी इंतकाम के तहत किए जा रहे हैं। न सिर्फ 9 मई के केसेस के फैसले सामने आ रहे हैं, बल्कि 27 माह बाद 9 मई के केसेस में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर पुलिस ने पहले इमरान खान की बहन अलीमा खान के बड़े बेटे शारेज़ और फिर अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया। अहम बात यह है कि शारेज़ के हवाले से उनके करीबी दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि वो 9 मई के मौके पर चित्राल में थे और इसके सबूत भी सामने ला रहे हैं, मगर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। अलबत्ता अलीमा खान के दूसरे बेटे शेरशाह के हवाले से पुलिस दावा कर रही है कि वो 9 मई के एहतजाज के मौके पर हसन नियाजी के साथ कंटेनर पर मौजूद थे और उसकी वीडियो भी मौजूद है, मगर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनका 5 दिन का रिमांड दिया है। इसके अलावा 9 मई के मुकदमात में सज़ाओं के बाद नाअहल होने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, मगर इस मामले पर भी तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। पहले 2 अगस्त को इमरान खान के अकाउंट से एक्स पर पोस्ट किया गया कि हमारे जो मेंबरान असेंबली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, उनकी जगह ज़िमनी इंतखाबात में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने कई तरह की मुश्किलात झेल कर इंतखाब लड़ा था और मुसलसल तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे, लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं लेगी। 2 अगस्त को ही इमरान खान की बहन अलीमा खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि इमरान खान ने पैगाम भेजा है कि नाअहल होने वाले अरकान की जगह पर किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा। जो लोग इलीगली नाजायज़ तरीके से नाअहल किए गए हैं, इमरान खान ने पैगाम भेजा है तो उनकी जगह पे किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने PTI पे एतमाद किया था और बड़ी मुश्किलात इन्होंने काटी हैं पिछले 1.5 साल में। इसलिए इनके खिलाफ अगर इनकी जो बाई इलेक्शन होंगे उनके अंदर PTI नहीं पार्टिसिपेट करेगी। इसके बाद 6 अगस्त को एक बार फिर इमरान खान के अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया कि एक मरतबा फिर वाजे कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनको ना हक ना अहल किया गया है, उनकी नशिस्तों पर कोई इंतखाब नहीं लड़ेगा। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब होगा कि हम उनके नाजायज़ अमल को जायज़ करार दे रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना हमारे लोगों की कमर में छुरा घोंपने के मुतरादिफ होगा। इसके बाद 22 अगस्त तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास होता है, जिसके एलामिये के मुताबिक इजलास में तमाम मेंबरान ने शिरकत की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर व खोज किया। इजलास में चेयरमैन इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई। इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के मामले को सियासी कमेटी के सुपुर्द किया था। सियासी कमेटी के अरकान ने तफसीली मुशावरत के बाद फैसला किया है कि पंजाब असेंबली के सूबाई हल्के PP 87 से मोहतरमा मुनज़्ज़ा फातिमा और अहमद मोहम्मद चट्ठा के कौमी असेंबली के हल्के NH 66 से मोहतरमा N अहमद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार होंगी, जबकि बाकी नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के उम्मीदवारों के बारे में पार्टी जल्द फैसला करेगी। इस एलामिये के बाद
24 अगस्त को पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने एक्स पर लिखा कि खान साहब ने जेल से वाज़ेह पैगाम भेजा है कि अब किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। मेरे ख्याल में हमें मिनोअन खान साहब के फैसले को मानना चाहिए और किसी सियासी कमेटी या कोर कमेटी का कवर लेकर खान साहब के फैसले से मुख्तलिफ फैसला नहीं करना चाहिए। खान का फैसला ही दुरुस्त फैसला है। फिर इसके बाद आज सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले मंगल मैंने अली बुखारी एडवोकेट के जरिए इमरान खान साहब को दरख्वास्त भेजी थी कि पार्टी मेंबरान को बेतहाशा नाहक सजाओं के पेश नज़र मुझे सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से हटकर कानूनी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने दी जाए। खान साहब ने मेरी दरख्वास्त मंजूर ना की। मैं उनके एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। सलमान अकरम राजा ने मजीद लिखा कि आज एक ऐसा वाक़या हुआ है जो अब मुझसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। कल मैं खान साहब से गुजारिश करके ओहदे से अलहदा हो जाऊंगा। मेरी वकालती खिदमात बिला मुआवजा हाजिर रहेंगी। इस मामले पर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने पार्टी ज़राए से खबर दी है कि सलमान अकरम राजा और अलीमा खान के दरमियान ज़िमनी इंतखाबात के मामले पर बहस हुई है। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई का वाज़ेह हुक्म था कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लें, जिस पर सलमान अकरम राजा ने सियासी कमेटी का मौक़िफ़ और अरकान की राय से अलीमा खान को आगाह किया। सलमान अकरम राजा ने बताया कि ज़िमनी इंतखाबात में शमूलियत के खिलाफ वोटिंग में 9 अरकान ने और हक़ में 13 अरकान ने बात की है। अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने एक्स पर पोस्ट किया कि पाकिस्तान भर में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो कि हालिया ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उन्हें पार्टी की तरफ से यह हिदायत की जाती है कि वो इलेक्शन को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर लड़ेंगे। इस ऐलान पर भी तहरीक इंसाफ के अंदर से तहरीक इंसाफ पर तनकीद हुई कि क्यों पार्टी की जगह एक दूसरी पार्टी के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने के साथ साथ कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी पीटीआई में कन्फ्यूजन है। पहले 20 अगस्त को सलमान अकरम राजा ने ऐलान किया कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए इमरान खान ने महमूद खान अचकजई और सेनेट में आजम सवाती को नामजद किया है। फिर इसके बाद द न्यूज़ से बात करते हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए कोई नामजदगी फाइनल नहीं की गई है। फिर 21 अगस्त को सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि यह कहना कि पार्टी ने कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से कोई फैसला किया है, बिल्कुल गलत बयानिया है। उनके दोनों बयान देखिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के लिए खान साहब ने महमूद खान अचकजई साहब को नामजद किया है, सेनेट में आजम सवाती साहब को। पंजाब असम्बली के लिए उन्होंने 5 नाम मांगे हैं, जिनमें से एक का वो फैसला करेंगे। अयूब साहब हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं कौमी असम्बली में, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं सेनेट में। ये दोनों पार्टी का अनमोल असासा है। और इसी तरह अहमद खान भच्चर साहब पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन। इंशाअल्लाह ये सुरखरू होंगे, जो झूठी सजाएं इनको दी गई हैं वो ख़त्म होंगी और ये बदस्तूर कायम रहेंगे बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में, सेनेट में और पंजाब असम्बली। ये कहना कि पार्टी ने कोई फैसला किया है किसी तब्दीली के हवाले से, बिल्कुल गलत बयानिया है। खान साहब की जानिब से ये आया हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे अगर ज़रूरत पेश आ जाती है इन तमाम कानूनी लड़ाइयों के बाद, जो तमाम कानूनी मार्के हम समझते हैं कि हम जीतेंगे, अगर इसके बावजूद ये ज़रूरत पेश आती है कि वक्ती तौर पर कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन कायम किए जाएं, तो उनकी जानिब से ज़रूर हमें रहनुमाई दी गई है। लेकिन इस हवाले से मैं समझता हूँ इस वक्त कोई बात हतमी नहीं है। बात करेंगे हमारे साथ सीनियर साहबी तज़कियाकार आसमा शराजी साहिबा और शराद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आसमा साहिबा, ज़ाहिर एक तरफ मुश्किल वक्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और ये वक्त तकाजा करता है कि पार्टी मुत्तहिद नज़र आए, मगर पार्टी हर दूसरे मामले पर तकसीम का शिकार नज़र आती है और सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका इजहार किया जाता है। अब सलमान अकरम राजा तो करीब ख्याल किए जाते हैं मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के। ये खबर आना कि उन दोनों के दरमियान इख्तलाफ हुआ, जिसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आज एक ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से वो कल अपना ओहदा छोड़ देंगे, क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ में? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर से कभी ख़तरा इतना नहीं रहा जितना उनको अपनी जमात के अंदर से ख़तरा रहा है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पार्लिमानी सियासत से बिल्कुल दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद जो कल या परसों जो कमेटी का इजलास हुआ उसमें 9-13 की अक्सरियत थी, यानी 13 लोग इस बात के हामी थे कि ज़िमनी इंतखाबात से बायकॉट नहीं करना चाहिए और उसके अंदर जो है वो हिस्सा लेना
चाहिए। सलमान अकरम राजा साहब का ताल्लुक लाहौर से है। लाहौर से हमाद अजहर साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, वो आज दस्तबरदार हुए हैं। जाहिर है कि सलमान अकरम राजा साहब ये चाह रहे होंगे कि लाहौर से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन लड़े, और उनका भी एक इम्कान हो सकता था कि वो भी इसके अंदर हिस्सा लें। मगर असल बात जो है वो ये कि जो अब तक सामने आई है ज़राए के लिहाज से, कि वो इमरान खान साहब ने जो अहकामात दिए थे, अलीमा खान साहिबा उन्हीं अहकामात को दोहरा रही हैं, जबकि सलमान अकरम राजा साहब जो कि पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका ये कहना है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। और आज जो उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें कि उन्होंने कहा एक ऐसा वाक़या हो गया, तो जाहिर है कि वो अभी तक जो ज़राए बताते हैं कि उन्होंने इस बात के ऊपर एतराज़ किया कि पार्टी की जो अक्सरियत है वो इस बात की हामी है कि पार्लिमानी जो सियासत है उसमें से अलग ना हुआ जाए, जिस पे अलीमा खान साहिबा उनसे बरहम हुई या उनसे नाराज़ हुई, इसकी तफसीलात तो बाद में आएंगी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ा ग्रुप है जो कि ये समझता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं वो गलत सूरत में हैं और गलत हो रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में हैं, मगर जो फैसले उन्होंने किए अभी तक, जिन दो फैसलों का आपने खुद भी जिक्र किया है कि एक तो महमूद खान अचकजई साहब का फैसला है और उसके ऊपर भी आप देखें कि उनको कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नॉमिनेट किया, वो पैगाम भिजवाया गया और पार्टी के अंदर उसके ऊपर शदीद बहस हुई, जिसके बाद जिसको मद्देनजर रखते हुए महमूद खान अचकजई साहब ने ना तो उसको कबूल किया उस दावत को या उस ओहदे को, और ना ही उन्होंने उसको मुस्तरद किया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है, कल को कोई भी हजीमत जो है वो उठाना पड़ सकती है। और इसी वजह से आपने देखा कि मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो दूर हटे हैं। इसी तरह से ये इंतखाबी सियासत के हवाले से भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फैसला किया और पार्टी ने अलग फैसला किया। लेकिन क्या इसका मतलब ये ले लिया जाए कि पार्टी इमरान खान साहब की हिदायत से बिल्कुल मुख्तलिफ चल रही है? तो मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले अपनी सियासी कमेटी पे छोड़े थे और जो फैसले उनके मकबूल होते हैं वो उसको ओन करते हैं, जो उनके फैसले मकबूल नहीं होते या इलेक्शन में अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान हो या उनको शिकस्त हो तो वो कह सकते हैं बड़े आराम से कि मैंने इसको मना किया था। अलीमा खान साहिबा का क्या उनका इस वक्त ओहदा है सियासी जमात के अंदर? उनका सियासत के अंदर या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई भी ओहदा मौजूद नहीं है। उनके पास कोई भी ओहदा नहीं है इस वक्त सियासी तौर पर देखा जाए, और उनके अहकामात जो हैं उनको वो चाहती हैं कि उनके अहकामात को जो तस्लीम किया जाए या पार्टी के अंदर मनवाया जाए। तो एक कशमकश है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम के उस धाने पर लाके खड़ी कर रही है कि जहाँ पे ये फैसला करना पड़ेगा कि आया इंतखाबी सियासत और इमरान खान साहब के फैसले को तस्लीम किया जाए या ना किया जाए। मगर मुझे ऐसे लगता है, मेरी राय जो है वो ये है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की इजाज़त और उनकी जो रजामंदी है उसके साथ ही ये हो रहा हो, और कल बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब उनसे मिलेंगे तो ये जो मकमसा है इसमें से भी किसी हद तक पार्टी जो है वो निकल सकती है। और इरशाद आप बताइएगा, एक तरफ ज़ाहिर है इस मुश्किल का सामना है पार्टी को कि उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जाती हैं, मगर उसके बावजूद ये हुआ कि जब सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे तो काफ़ी तनकीद हुई अली अमीन गंडापुर पर, दीगर लोगों पर कि जी उन्होंने अपनी तरफ से ये नाम दे दिए हैं सेनेट के, इमरान खान साहब ने नहीं अप्रूव किए हैं। जब अलीमा खान साहिबा बहनें मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन बता रही है कि उनके सामने तो ये बात ही नहीं की इमरान खान साहब ने। फिर अब ये वाला मामला है, क्या पार्टी में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है, ओनरशिप नहीं है, फैसलों की तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ सियासत है क्या? और ये जो सलमान अकरम राजा साहब का मामला है ये क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इससे पहले सिर्फ एक कमेंट करना चाहूंगा क्योंकि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में आज के फैसले की बात की। मैंने तफसीली फैसला तो नहीं देखा, आई थिंक रिटन ऑर्डर नहीं आया अब तक इसका, लेकिन जो इससे पहले फैसले देखे उसमें एक बात सामने आई थी और आपने भी इसको देखा है कि चक्री रेस्ट हाउस और जमान पार्क में जो एक कॉन्स्पिरेसी अकॉर्डिंग टू हुकूमत या उस फैसले में जो लिखी हुई थी कि वो तैयार की गई थी, वो ये थी कि 9 मई अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो किन किन फौजी तंसीबात पर हमला करना है। और फिर हुकूमत तो कहती है कि ये तो बगावत थी या म्यूटिनी थी, जिसका बहरहाल उन फैसलों में तो जिक्र नहीं था, बट हुकूमत का मौक़िफ़ ये था। आज जो केस का फैसला है वो राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर अटैक का है, तो मेरी भी बड़ी दिलचस्पी होगी इसके डिटेल ऑर्डर में देखने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी में अगर ये बात थी कि हमने फौजी तंसीबात पे हमला कर रहे हैं, तो ये जो घर पे हमला हुआ है क्या ये भी उसी कॉन्स्पिरेसी में तैयार हुआ था सारा मामला कि हमने राना सना या दीगर सियासतदानों के घर पे भी हमला कर रहे हैं? आई थिंक एक तो एक इंटरेस्टिंग पार्ट होगा देखा है, क्योंकि अब तक जो भी फैसले आए उसमें हमने बड़े इनकंसिस्टेंसी देखी है। जहां तक इस कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, देखें इसमें तो कोई शक नहीं, जो बात कर रही है आसमा साहबा बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस वक्त क़यादत है उनका कोई सियासी तजुर्बा नहीं है। उसमें से कुछ तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना पहले सियासत की है ना पार्लियामान का हिस्सा रहे,
तो वो उनकी सियासी इमेच्योरिटी तो नजर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी जो कंफ्यूजन इस वक्त है ये मैन्युफैक्चर्ड भी है। जैसे आपने खुद का मुलाकात नहीं करने दी जाती, बड़ा सिंपल है, कल अगर सलमान अकबर राजा भी चले जाए, फैमिली मेंबर्स भी चले जाए, 5-6 लोगों जिनको इजाजत होती है या मिलनी चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, तो पता चल जाएगा कि इमरान खान की राय क्या है। क्योंकि इस वक्त पार्टी में जो तकसीम है ना, वो एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से है। क्योंकि पहले तो जो इमरान खान साहब का अपना हैंडल है, एक्स हैंडल, उस पर आया कि हमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अगर हिस्सा लिया तो जिन लोगों की ये सीट थी जो जीते थे उनकी पीठ में छुरा घोंपने के बराबर हो गई है। तो उस वक्त ये अलीमा खान साहब ने भी इस पर बात की, दीगर लोगों ने भी की, लेकिन फिर अली बुखारी साहब की जब पिछले मंगल को मुलाकात हुई तो उसमें वो ये पैगाम लेकर आए, और मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने जुम्मे को ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर पार्टी समझती है कि इलेक्शन में लड़ना चाहिए तो फिर जो पॉलिटिकल कमेटी है खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के हवाले से वो फैसला कर ले। अब मेरी कुछ लोगों से इस पे बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जाहिर सी बात है, अगर एक नुक्ता नजर जाएगा, अली बुखारी साहब एक सोच लेके जाएंगे इमरान खान साहब के पास कि पार्टी इस बात में मुत्तफिक है कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब यही फैसला करेंगे कि ठीक है फिर आप आपस में डिसाइड कर लें। तो उनके पास कोई दूसरा मौके पहुंचा ही नहीं। ये पार्टी में कुछ लोगों की राय है। बाकी जो आज हुआ है और जो इस्तीफा देने की बात की है सलमान अकबर राजा साहब ने, उसकी बिल्कुल यही वजह है कि जब पार्टी ने 13/9 से ये फैसला किया कि हमें इन बाई इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो अलीमा खान ने इस पर एतराज किया और कहा कि इमरान खान ने तो कह दिया था कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मेरी एक और रहनुमा से बात हुई जिन्होंने मुझे ये बताया कि अली बुखारी साहब जिस दिन मुलाकात करके आए और इमरान खान से और बाहर निकले, तो सबसे पहले जो 2-3 लोगों को उन्होंने बताया इमरान खान ने यही आज कहा है, उसमें अलीमा खान साहिबा भी थी। यानी कि वहां पे ये बात बता दी गई थी उनकी तरफ से, अली बुखारी साहब की तरफ से अलीमा खान को, कि इमरान खान ने कहा है कि पॉलिटिकल कमेटी फैसला करने के बाई इलेक्शंस में हमें लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा, अब ये एक राय और आ रही है और कहा जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि अलीमा खान साहबा कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो लड़ना समझ आता है क्योंकि वहां हमारी हुकूमत है, धांधली होना वहां पे मुश्किल होगा, और मुस्तकबिल में अगर कोई एमपीएस भी डी सीट होते हैं या उनके सीट्स पे इलेक्शन होते हैं तो फिर वहां तो हमारे पास एक खतरा होगा कि हम शायद मेजॉरिटी लूज कर जाए। तो वहां पे जो भी इलेक्शन हो, चाहे वो कौमी असेंबली का हो या सूबाई असेंबली का हो, हमें लड़ना चाहिए। लेकिन पंजाब में क्योंकि हमें पता है कि हमारे वर्कर्स को हम निकालेंगे, अगर पॉलिटिकल कैंपेन करने दी, अब तो वो समझते कि शायद ना करने दी जाए, वर्कर्स को पकड़ लिया जाएगा, पकड़ धकड़ होगी, वर्कर्स पहले ही थके हुए हैं, और वो एक यूजलेस एक्सरसाइज होगी क्योंकि आखिर में वो समझते हैं कि फॉर्म 47 के तहत पीटीआई के लोगों को हरा दिया जाएगा। तो वो ये कहते हैं इस एक्सरसाइज को कोई फायदा नहीं है। लेकिन शाहजेब, आपने भी इमरान खान की सियासत जो है वो देखी है बड़े लंबे अरसे तक। मुझे कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने ये पहले कहा, मुझे नहीं पता इसके बाद अली बुखारी साहब को क्या कहा है, लेकिन अगर आप देखें 2008 का इलेक्शन, पहले तो तमाम पार्टीज ने कहा था, पीएमएलएन ने भी कहा था कि हम नहीं लड़ेंगे, पीएमएलएन ने आखिर में लड़ने का फैसला किया, लेकिन इमरान खान ने बाइकआउट जारी रखा। 2014 में इमरान खान ने अपनी पार्टी को कहा कि जितने भी एमएनएज हैं वो नेशनल असेंबली का बाइकआउट करेंगे, तकरीबन 9 महीने या 12 महीने उनका बाइकआउट ये जारी रहा। फिर 2023 में भी इमरान खान, परवेज इलाही जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनकी राय के अगेंस्ट जाके उन्होंने दोनों असेंबलियां तहलील कर दी थी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की, जिससे ये नजर आता है कि इमरान खान साहब का ये फैसला हो सकता है, होगा बल्कि, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड ये कि वो जब भी समझते हैं कि यार कुछ चीज हमारे हक में नहीं जा रही तो हम बाइकआउट की तरफ जाए। लेकिन शायद आपने भी देखा, हमने भी देखा, आज तक कोई जो उन्होंने जब असेंबली छोड़ी ना उसका कोई फायदा हुआ, ना कोई जमात जब बाइकआउट करती है उसका कोई फायदा होता है। तो पार्टी में ये राय इस वक्त है कि अगर हमें थोड़ी सी भी पॉलिटिकल स्पेस मिले, क्योंकि अभी तो हम ना रैली निकाल सकते हैं ना जलसा निकाल सकते हैं, हमें तो 14 अगस्त का वेट करना पड़ता है कि 4-5 लोग जो है वो झंडा लेके चले जाएं, क्योंकि 14 अगस्त को ऑब्वियसली भीड़ इतनी होती है कि कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। लेकिन अब वो समझते हैं कि अगर हमें ये बाई इलेक्शंस में एटलीस्ट अपनी बात करने का, सड़कों पर निकलने का, एक रैली या कैंपेन करने का मौका मिलता है तो हमें उसको हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो ये मेजॉरिटी राय है, और शायद यही राय अली बुखारी साहब लेके गए, जिसपे इमरान खान साहब ने ये कहा कि ठीक है फिर पार्टी फैसला कर ले। एक और बात मैं आपको बताऊं, ये तीसरी मर्तबा हमने अल्ताफ हुसैन साहब के तो कई इस्तीफे देखे थे जो पार्टी उनसे वापस करवा देती थी, ये सलमान अकबर राजा साहब का भी तीसरा इस्तीफा है। 26 नवंबर के बाद जो एहतजाज हुआ उसके बाद जो है सलमान अकबर राजा और दीगर लोग जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में थे तो जराए बताते कि वहां पे बुशरा बीबी थोड़ी देर के लिए आई और उन्होंने बेगैरत, बेशर्म जैसे लफ्ज का इस्तेमाल किया, और कहा जाता है बेगैरत उन्होंने कोई 7 मरतबा इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद सलमान अकबर राजा बड़े अपसेट थे कि हम इज्जत से सियासत करने आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए बड़ा आगे बढ़ के अपनी जो भी कुर्बानी दे सकते हैं वो दें, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे तो फिर वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं सियासत कर सकता। और फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी इस पर एतराज किया था, तो वो इस्तीफा था। फिर पिछले हफ्ते अली बुखारी साहब के जरिए इस्तीफा भिजवाया जो इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि तीसरी मरतबा कल मैं फिर इमरान खान को इस्तीफा दूंगा कल।
और इस सब में असमा ज़ाहिर खबरें आती रहती हैं कि हुकूमत और इदारों के ताल्लुकात के हवाले से फिर उसकी क्लैरिफिकेशन भी आती रहती है। लंबा अरसा हो गया है इमरान खान साहब की हुकूमत को गए हुए, तकरीबन 3.25 साल हो गए। दरमियान में केयर टेकर सेटअप आया, मगर सेटअप ओवरऑल यही चल रहा है। जब तरदीदें आती हैं तब भी सवाल उठता है कि कुछ ना कुछ है शायद जिसकी वजह से तरदीद आ रही है। बहुत अच्छे ताल्लुकात ही चल रहे हैं, मजबूती से चल रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लिए रूम बन सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी तहरीक इंसाफ के लिए वो तो अगर कोई तरमीम आती हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकल सकती है अगर 27वीं तरमीम आती है। लेकिन बहुत बड़ा इफ़ है उसके ऊपर, क्योंकि ये अगर मगर की शिकार इस वक्त सूरत हाल होगी, क्योंकि इमरान खान साहब या उनकी जो जमात है, जैसे अभी शहजाद बता रहे थे, उनका पार्लिमानी सियासत के अंदर किरदार ना होने के बराबर है। वो ये समझते ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो उनको ताकत दे सकती है और वहाँ पे वो उस प्लेटफॉर्म पे अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह हैं, और आप देखिए कि रोज़ वो एक ऐसी स्टोरी निकालते हैं जो कि टॉक ऑफ द टाउन होती है, जो कि मीडिया की जीनत बनती है, और हुकूमत के ऊपर एक बहुत अच्छा एक चेक जो है वो इस अकाउंट्स कमेटी ने रखा हुआ है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अवामी सियासत है और जो पार्लिमानी सियासत है वो कहीं नज़र नहीं आती। ना तो अवामी मसाइल के ऊपर कोई मामलात उनके सामने आते हैं, ना उनके पार्लिमानी सियासत के अंदर उनकी कोई दिलचस्पी है। कितनी तकारीर हों, कितने पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स हों, कितने नुक्ता एतराज़ हों, कितने सवालात हों, जो पार्लियामेंट की एक्सरसाइज है जिसके ज़रिए से वो हुकूमत की कारकर्दगी को चैलेंज कर सकते हैं, वो हमें कहीं पर दिखाई नहीं देते। तो एक तो शुरू से, यानी 2014 नहीं 2002 से हम इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में देख रहे हैं, और उनकी जो कारकर्दगी बतौर एक वाहिद जो रुकने असेंबली थे वो भी कोई ख़ास नहीं थी। उन्होंने कभी लेजिस्लेशन नहीं की, कभी उसमें हिस्सा नहीं बने, मगर बहुत कम बने। लेकिन उसके बाद आप देखें कि तवातुर के साथ जो है वो उनकी पार्टी पार्लियामेंट को अवॉइड करती रही। और अभी भी आप जो बात करें कि क्या कहीं पर कोई माफ़ी या तलाफ़ी या कोई मसलहत या मसालहत या कोई नरम गोशा या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बीच ताल्लुकात ख़राब होने की बात, तो आज ही ख्वाजा आसिफ साहब को हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने बड़ी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि हाइब्रिड जो रिजीम है वो डिलीवर कर रहा है, और उन्होंने कहा कि ये निज़ाम इसी तरह से चलेगा। यानी, और उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त आइडियल रिलेशनशिप है बिटवीन इस्टेब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को देखा जाए, जब तक इमरान खान साहब की दुश्मनी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तब तक इस हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। जहाँ तक 27वीं तरमीम की बात है, या उसको दूसरे लफ्ज़ों में कह दें NFC अवार्ड जिसकी तश्कील हो गई है, उसके ऊपर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, उसके अंदर 2-3 फार्मूलाज के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो यूनिट्स या इंतजामी सूबों की बात हो रही है, उससे ज़्यादा डेवल्यूशन के ऊपर काम हो रहा है। और पंजाब के अंदर बल्दियाती इंतखाबात की सुनवाई है जो कि बहुत जल्द होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। एक ये ज़िमनी इंतखाब जिसमें कि उनको जीतना है, और जो नवाज शरीफ साहब ने भी चेयर की हैं मीटिंग्स, उसके अंदर उन्होंने ये चैलेंज अपनी तमाम जमात को भी दिया है, जो हमारे ज़राए बता रहे हैं। और दूसरा चैलेंज उनके लिए बल्दियाती इंतखाब होगा, जिसका मार्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब में मारना चाहती है। याद रहे कि सिर्फ पंजाब है जहां पे बल्दियाती इंतखाबात या सेटअप इस वक्त मौजूद नहीं है, और अगर ये मार्का PMLN मार लेती है और ये ज़िमनी इंतखाब जीत जाती है, तो फिर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा उनके पास जो पॉपुलैरिटी गेज करने का एक इंस्ट्रूमेंट है वो उनके पास आ जाएगा। और इन दो चीज़ों के ऊपर पोलिटिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज काम कर रही है। उसको अगर मुकाबला किया जाए इमरान खान साहब की जमात के साथ, और PTI ने जिस तरह से वॉकओवर देने की कोशिश की है हालिया इंतखाबात के अंदर, वो उनके लिए आप देख सकते हैं कि उनकी जो स्ट्रेटजी है या पॉलिसी है वो किस कदर इस मामले के ऊपर कमज़ोर है, कि वो लोगों को साबित करें कि आज भी वो बहुत कामयाब हैं, मकबूल हैं, और इन इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें, जहां पे उनके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि वो जाके अवाम के साथ बात करें, अवाम को डील करें, और अवाम के ज़रिए से जो है वो अपना असर रसूख बनाएं। आप बताइएगा, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कम जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई ओपनिंग आएगी, 27वीं तरमीम की मद में हो, NFC अवार्ड के उसमें हो, वहाँ पर हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, और कोई सब कुछ बहुत अच्छा है नहीं इस वक्त। आपको लग रहा है कि जिस आइडियल रिलेशनशिप की बात ख्वाजा आसिफ साहब करते हैं वैसा ही है, या ये रिलेशनशिप चल ही उस इख्तलाफ की वजह से रहा है जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है, और ओपनिंग की जो उम्मीद है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की वो वाकई नज़र आती है? क्योंकि आपने भी इन मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उस पर इंटरव्यूज़ भी किए, शो भी किया।
जी, वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो हाइब्रिड रिजीम के हवाले से बात की उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन हाँ, एनएफसी 27वीं तरमीम सूबे बनना ये टॉक ऑफ द टाउन है। पिछले 2-3 हफ्ते से आप देख रहे हैं, बिजनेसमैन भी बात कर रहे हैं। अलीम खान साहब कह रहे हैं, जो फेडरल मिनिस्टर है, हर सूबे में मजीद 3 सूबे बना दें। फैसल वाडा साहब भी यही कह रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन होना चाहिए, यानी कि सूबों को तो वसाइल मिल जाते हैं, सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेके जाओ। मेरे ख्याल से ये सूबे बनने वाली बात और निचली सतह पे फंड्स मुंतकिल करने वाली बात, ये दोनों स्मोक स्क्रीन है। असल में ये है मामला जिसपे मेरे ख्याल से एहसन इकबाल साहब और दीगर लोग बड़े वोकल हैं कि वफाक के पास वसाइल नहीं बचते। हमें एनएफसी को इस तरीके से चेंज करना है कि कुछ या तो वसाइल वापस मुंतकिल किए जाए सूबों से लेकर वफाक पर, या फिर सूबे कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां ले लें। यानी कि जब डिविजिबल पूल में ये पूरा टैक्स जाता है, उससे पहले आप डिफेंस बजट को निकाल लें ताकि उसका बर्डन जो है वो सूबों के साथ साथ वफाक भी शेयर करे। इस किस्म के प्रपोजल्स वफाक चाहती है कि सूबे मान लें। अब मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें, कनाल के मामले पे भी आप कह रहे थे कि जब वफाकी हुकूमत ने और मुक्तदरा ने फैसला कर लिया है कि बनने हैं, तो आप सब कह रहे थे कि बनेंगे, लेकिन बिलावल साहब ने पोजीशन ली, स्टैंड लिया, नहीं बने। तो ये एनएफसी हमारे लिए उससे ज्यादा बड़ा इशू है, बल्कि इसके बरक्स पोजीशन ले चुके हैं बिलावल साहब के सूबों का जो इख्तियारात अब क्योंकि उनके बढ़ गए हैं 18वीं तरमीम के बाद, उनको वसाइल मजीद और मिलने चाहिए। तो ये एक ऐसा इशू है जिसमें फिर हमें एग्जैक्टली पता चलेगा, क्योंकि देखिए अगर हमने ये देखना है कि मुल्क का फायदा किसमें है, तो एक बैलेंस होना चाहिए ना वफाक और सूबों के दरमियान। ये नहीं हो सकता कि सूबों की ऑटोनॉमी जो है वो खत्म हो जाए, ये भी नहीं हो सकता कि वफाक बिल्कुल कमजोर हो जाए। तो अगर हमने एक बैलेंस और दोनों एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें दोनों जो है वो स्ट्रांग रहे, तो उस हवाले से फिर मेरे ख्याल से जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड रिजीम है और ये मुल्क की मफाद में है, तो फिर वो नजर भी हमें आना चाहिए ना कि कोई ऐसी चीज ना हो कि बहुत ही ज्यादा या तो सूबों के फेवर में हो या वफाक के फेवर में हो। और इसीलिए देखिए टेस्ट केस क्या होगा, अगर ख्वाजा साहब समझते हैं कि 2/3 मेजोरिटी भी है, फौज भी हमारे साथ है, हाइब्रिड रिजीम में अब है, तो कौन से फवायद हैं? क्या जिस तरह एक सियासी पार्टी आती है, डे टू डे फायर फाइटिंग करती है, वही करना है सेटअप ने, नून लीग की हुकूमत ने, या उससे बढ़ के करना है? असल मसाइल क्या है शाहजेब साहब? हम बात करते हैं रोमन एम्पायर के दौर से, बड़ा सिंपल सा था कि स्टेट इसी तरह चलेगा, स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो टैक्स सबसे इकट्ठा करे और लोगों को तहफ्फुज़ दे। आज तक इस मुल्क में हम एक इक्विटेबल तरीके से टैक्स नहीं इकट्ठा कर सकते। क्या ये प्रॉब्लम ख्वाजा साहब अश्योर करते हैं कि जब उनकी हुकूमत खत्म होगी हल हो जाएगा? हमने क्लाइमेट चेंज पे देखा है कि कोई हमारी इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है, हर सूबा अपनी बात करता है, हर शहर अपनी बात करता है, पता नहीं क्या होगा। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 18 से 20% जीडीपी आपकी गिर जाएगी। फिर आपके जो एनएफसी जैसे इश्यूज हैं, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मजीद अगर सूबे बनने चाहिए, जैसे हमने देखा इंडिया में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में बन गए, हर जगह बन गए, हमारे नहीं बने। क्या ये रिफॉर्म्स, बुनियादी जो स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उनको आप दुरुस्त कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल से फायर फाइटिंग करते रहेंगे, वो तो कोई भी हुकूमत आती करती रहती है। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में गुज़िश्ता साल तलबा तहरीक के जरिए आने वाली सियासी तब्दीली के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात भी अब एक नया रुख इख्तियार कर रहे हैं और खित्ते में इसे बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। 23 और 24 अगस्त को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बांग्लादेश का गैर मामूली दौरा किया है। और इसाक डार का यह दौरा इसलिए भी अहम था क्योंकि ये दौरा 13 साल बाद पाकिस्तान की किसी भी आला शख्सियत का बांग्लादेश का पहला सरकारी दौरा था। इससे पहले आखिरी दफ़ा 2012 में पीपल्स पार्टी की वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने बांग्लादेश का मुख्तसर दौरा किया था। और अहम बात यह भी है कि वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने बांग्लादेश में न सिर्फ अबूरी हुकूमत के अहदेदारों से मुलाकातें की, जिनमें चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन शामिल थे, बल्कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा ज़िया और जमात इस्लामी बांग्लादेश के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से भी मुलाकातें की। जहाँ इस दौरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुकूमतों के दरमियान अहम मुआहदे और ऐलानात हुए हैं, तो वहीं सकूत ढाका से जुड़ा एक बड़ा तनाज़ा एक बार फिर उभर कर सामने आया है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार के शाम दौरे के दौरान बांग्लादेशी हुक्काम ने एक बार फिर 1971 के वाक़यात पर हुकूमत पाकिस्तान से बाज़ाब्ता माफ़ी मांगने का अपना देरीना मुतालबा दोहरा दिया। और बांग्लादेशी मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी वज़ीर ख़ारजा इसाक डार को इसी सवाल का सामना करना पड़ा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा के दौरे के हवाले से दफ्तर ख़ारजा ने अपने एलामिये में बताया है कि इस दौरे के दौरान मुआहदों, याददाश्तों और दीगर दस्तावेज़ात पर दस्तखत हुए, जिनमें सिफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़े के खात्मे समेत दीगर मुआहदे और MOUs शामिल थे। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ का ऐलान भी किया, जिसके तहत आइंदा 5 सालों में 500 बांग्लादेशी तलबा को
पाकिस्तान में आला तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। इस मंसूबे के तहत इसी अरसे में 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स के लिए तरबियती कोर्सेज का भी एहतमाम किया जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत बांग्लादेशी तलबा के लिए मुख्तस स्कॉलरशिप्स की तादाद 5 से बढ़ाकर 25 कर दी जाएगी। इसी तरह बांग्लादेश की वजारत खारजा ने अपने एलामिये में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार के बांग्लादेश के दौरे की तफसीलात बताई हैं और साथ ही सकूत ढाका पर माफ़ी का मामला भी छेड़ दिया है। बांग्लादेशी वजारत खारजा के एलामिये के मुताबिक इसहाक डार की बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने अपने अवाम के बाहिमी मफादात के लिए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। सेनेटर इसहाक डार ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। एलामिये के मुताबिक मुलाकातों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत, तालीम, सेहत, एनर्जी और कनेक्टिविटी, अवामी रवाबित, कल्चर, सयाहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा बांग्लादेश ने तारीखी हल तलब मामलात के जल्द अज जल्द हल का मुतालबा किया ताकि दोनों ममालिक के दरमियान देरपा फॉरवर्ड लुकिंग ताल्लुकात के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की जा सके। इन मसाइल में 1971 के वाक़यात पर बाज़ाब्ता सरकारी मुआफ़ी मांगना, असासों की तकसीम, 1970 के साइक्लोन के मुतासरीन के लिए दी गई गैर मुल्की इमदाद की मुंतकली और बांग्लादेश में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी शामिल है। इसहाक डार से पहले जब 2012 में वज़ीर खारजा हिना रब्बानी खैर बांग्लादेश गई थी तो उनसे भी बांग्लादेशी हुकूमत ने यही मुतालबा किया था, मगर पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये तनाज़ा 2 बार हल किया जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ढाका में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि पहली दफ़ा 1974 में यह मसला हल कर लिया गया था और इसकी दस्तावेज़ दोनों ममालिक के पास है। फिर जब 2000 के आगाज़ में जनरल मुशर्रफ बांग्लादेश आए थे तो उन्होंने भी इस मसले को एड्रेस किया था और अब हमें साफ दिल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। Your question about unresolved issue, that is you since see, my dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available in both countries. And after that, General Musharraf came here, and in a very open and candid manner, he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. So I think let's move forward. We have to work together. We have a bright future in this. And the issue was resolved twice, 1974 and then early 2000 when General Musharraf visited, and he told the entire nation on behalf of the entire nation of Pakistan to the entire on behalf of Pakistan to entire nation of Bangladesh. BBC के मुताबिक इसहाक डार के मौक़िफ़ के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश के मुशीर खारजा तौहीद हुसैन से सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं यकीनन उनसे यानी इसहाक डार से इत्तफाक नहीं करता। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 1974 में लाहौर में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होना था जिसके लिए दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों को शिरकत की दावत दी गई थी। पाकिस्तान ने उस वक्त तक बांग्लादेश को तस्लीम नहीं किया था। ताहम उस वक्त के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बांग्लादेश के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी तो इससे पहले बांग्लादेश को बतौर अलग रियासत तस्लीम कर लिया गया और आखिरकार अप्रैल 1974 में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारतीय वज़राए खारजा के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे में पाकिस्तान की जानिब से लिखा गया कि अगर मशरिकी पाकिस्तान में जंगी जराइम का इर्तिकाब हुआ है तो पाकिस्तान की हुकूमत इसकी मजम्मत के साथ साथ इस पर अफसोस का इजहार करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदे में लिखा गया कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो बांग्लादेश के अवाम से अपील करते हैं कि वो गलतियों को माफ़ करें और माजी को भूल कर आगे बढ़ें। इसके बाद 2002 में उस वक्त के सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया और दोबारा अफसोस का इजहार किया। ताहम इस एक तनाज़े के अलावा हालिया दिनों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में काफ़ी अरसे बाद गर्मजोशी नज़र आ रही है। साबिक वज़ीर आज़म और अवामी लीग की सरबराह शेख हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश भारत के बहुत करीब चला गया था और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात सर्द महरी का शिकार थे, मगर अब ये जमूद टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहलू भी अहम है कि बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत अगले साल फरवरी में इलेक्शन कराने का ऐलान कर चुकी है, इसलिए देखना होगा कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का कैसे तयन करेगी। ताहम अभी के हालात ये हैं कि गुज़िश्ता साल आने वाली सियासी तब्दीली और शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार के खात्मे के बाद बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है और पाकिस्तान के करीब आ रहा है और हालिया महीनों में खुद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। दोनों ममालिक 4 दिन तक हालत जंग में रहे और इसी तनाव के दौरान भारत ने अंदरूनी सियासी दबाव के तहत एकतरफा तौर पर पानी की तकसीम का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया था। हालांकि मुआहिदे में ऐसी कोई शिक ही नहीं थी जिसके तहत एक फरीक एकतरफा तौर पर मुआहिदे को मुअत्तल कर दे। आलमी बैंक और सिंतास मुआहिदे की सालिसी अदालत भी यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं, मगर मोदी हुकूमत सियासी दबाव में लिए गए अपने इस इक़दाम का दिफा तो कर रही है और अपनी आवाम में ये बयानियाँ भी बना रही है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह का ताउन ख़त्म किया हुआ है। मगर गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर भारत ने सिंतास मुआहिदे के तहत तो नहीं मगर सिफारती चैनल के ज़रिए पाकिस्तान को
2 दफ़ा सैलाब की सूरत हाल से पेशगी आगाही दी है ताकि पाकिस्तान में पेशगी इकदाम उठाए जा सकें। जियो न्यूज़ के मुताबिक पहले इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान की वजारत खारजा को दरियाए तवी में जम्मू के मकाम पर मुमकिना बड़े सैलाब से आगाह किया और फिर भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने वजारत खारजा से दोबारा रब्ता करके दरियाए सतलज में सैलाब से मुताल्लिक मालूमात दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग सिंतास कमीशन के बजाय सिफारती चैनल से दी। पाकिस्तान ने इस बात का इरादा किया कि भारत मुआहदे की तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत की एक तरफा इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात डाल सकते हैं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर दरियाए चनाब में सैलाब का खतरा है। जियो न्यूज़ के मुताबिक लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकली के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए हैं। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा है। दरियाए चनाब में पानी की सतह एक दिन में 100% से ज़ायद बढ़ गई है। इसी तरह दरियाए सतलज में भावलपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मजीद कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। मकानात और ज़रई इराज़ी मुतासिर हो गई है और मुख्तलिफ मकामात पर मकानात ज़ेर आब आ गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के दौरे के तनाजुर में पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात और भारत और पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा हमारे साथ गुज़रे। खर साहिबा बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खर साहिबा 2012 में आपने बांग्लादेश का दौरा किया था, D8 समिट की दावत देने आप वहाँ गई थी। उस वक्त ज़ाहिर है शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी, उस वक्त भी ये मुआफ़ी की बात आई थी, मुतालबे की बात आई थी। इसहाक़ डार साहब जाते हैं, 13 साल बाद एक दौरा होता है, उनसे भी सवाल हुआ, उन्होंने बात की कि 1974 में मसला हल हो गया, भुट्टो साहब के टाइम पर 2000 में जनरल मुशर्रफ का भी उन्होंने हवाला दिया। मगर ज़ाहिर है वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो एलामिया आया उसमें हल तलब मामलात के हवाले से फिर बात की गई है। आप समझती हैं कि हुकूमत वहाँ बदल गई है, हालात बदल गए हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश अच्छे ताल्लुकात की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये मसला हल होने जा रहा है? देखिए, मसला तो ऐसा कुछ नहीं है, अब हिस्ट्री है, मतलब एक माजी है और दोनों हुकूमतों ने ये देखना है क्या वो माजी को से हॉस्टेज होना चाहती हैं या माजी को हुवैम करना चाहती हैं अपने फ्यूचर में, या वो आगे की तरफ बढ़ना चाहती हैं। और यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश हमारे रीजन का एक अहम हिस्सा है, हमारे रीजन के अंदर ही आता है और ये पाकिस्तान में आई थिंक हर हुकूमत की ये कोशिश रही है और रहनी चाहिए कि रीजन में जितनी भी हम आहंगी आ सके, खत्ते में हमारी जितनी कम प्रॉब्लम्स हो वो बेहतर होता है। और मेरे नज़र में मैं तो ये सारे MOUs जो अभी हुए हैं और वीजा फ्री एक्सेस टू ऑफिशियल एंड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये आप कब करते हैं? आप सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपका एक इंटेंशन हो, आपकी नीयत हो कि आप आना जाना बढ़ाना चाहते हैं। इसी तरह ट्रेड में अगर आप देखें तो ये बहुत इन सम वेज डिपार्चर फ्रॉम द शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी, उनमें ये बिल्कुल हमें नहीं नजर आता था मुझे, बल्कि आप 2012 की बात कर रहे थे, 2012 में तो फिर भी उनके साथ हालात बेहतर थे। मुझे याद है 2022 में ऑन द साइडलाइंस ऑफ सम रीजनल मीटिंग हम उनके फॉरेन मिनिस्टर को मिले थे और उसमें वो पास के अलावा आगे की बात ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि हमारी जो अच्छी बातें भी हुई, उन्होंने जब एलामिया इशू किया तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की बात की, पास्ट बात की, हमारे तलखियों की बात की। तो ये मुझे यकीनन एक चेंज नजर आ रहा है, इसको ऑब्वियसली प्रिजर्व करना पड़ेगा, दोनों मुल्कों की तरफ से इंटेंशन होनी पड़ेगी टू लेट द पास्ट बी पास्ट एंड टू मूव फॉरवर्ड। और चलते के प्रोसेस मैं यहाँ तक बता चुकूँ, ये मैं हैरान हुई कि एक यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हालिया मतलब कोई 2 साल पहले थी, जिसमें शेख हसीना साहिबा अभी तक प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने उस मीटिंग में आके अपना जो 15 मिनट थे उसमें से 10 मिनट 1991 वॉर में और पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया उसमें खर्च कर दिया। और मुझे एहसास हुआ कि ये कितनी लीडरशिप की एक कोताही हो जाती है अपने लोगों के साथ, हमारे साथ तो दूसरी बात, वो बजाय इसके कि म्यूनिख में ऐसे लोगों के सामने पूरा दुनिया के हू आपके सामने है, बजाय आप उसमें आप बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश के साथ कैसे ट्रेड करने, कैसे आगे जाना है, आप सिर्फ माजी की तलखियों के बारे में बात करते हैं और आप अपनी आइडेंटिटी उसको दिखाएं। और मुझे ये भी बताएगा कि अब ज़रा फरवरी में इलेक्शन का ऐलान हो गया है, आपको लग रहा है हालात व वाक़यात पूरे खित्ते के ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये जो MOUs हो रहे हैं और जो मुआहदे हो रहे हैं इसके साथ ही आगे बढ़ते नज़र आ रहे होंगे? फरवरी में अगर इलेक्शन के बाद कुछ बदलता है वहाँ तो उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं आ जाएंगी? नहीं, देखिए मुझे समझ नहीं आती क्यों आएंगी, बिकॉज आपने देखना है ना, नेशन के तो इंटरेस्ट होते हैं, हम दोनों डेवलपिंग मुल्क हैं,
हम दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की सॉवरेनिटी, बांग्लादेश की आइडेंटिटी, बांग्लादेश की एक सेपरेट मुल्क होना पूरी तरह से मनोजान से तस्लीम किया हुआ है। उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं रह गया। अब माजी की जो भी तलखियां हैं उनको छोड़ के क्या हम एक दो डेवलपिंग नेशन जो एक ही खिते का हिस्सा हैं, जिनके इंटरेस्ट काफी अलाइन हैं जब वो मल्टीलैटरल फोरम में आते हैं या जब फ्रेंकली स्पीकिंग रीजनल फोरम में भी आते हैं, जिनके चैलेंजेस सिमिलर हैं, उनकी लड़ाई इन द डेवलपिंग वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट सिमिलर है, तो किस चीज की अब हम फ्यूचर लुकिंग हमारे पास क्या चलती है? फ्यूचर लुकिंग तो मुझे अलाइनमेंट नजर आ रही है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी स्मार्ट। लीडरशिप इज ऑलवेज फ्यूचर लुकिंग, इट इज नेवर बॉक्ड बाय द पास्ट, इट इज लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर एंड सेइंग कि हमारे दुनिया में हमारे लोगों के लिए क्या बेहतर है। एंड आई थिंक हमारे पास बहुत विन विन अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, और मुझे एक और चीज़ पे मैं आपका कमेंट चाहूँगा। भारत की जानिब से अब जो सैलाब का पानी है उसके हवाले से पाकिस्तान को आगाह किया गया, मगर क्योंकि वो अपनी तरफ से इसको मुअत्तल कर चुके हैं, हालांकि कानून के मुताबिक नहीं है मगर मुअत्तल कर चुके हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, तो उन्होंने इंडस वाटर कमीशन का जो एक तय करदा तरीक़ाकार है उसके बजाय हमें सिफारती सतह पर बताया है। ज़ाहिर है एक कम से कम पेशरफ्त है कि बताया है, मगर उस प्रोसेस के थ्रू नहीं बताया जिसके तहत माजी में बताया जाता था। किस तरीके से देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए शायद मैं इसको बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से देख रही हूँ, कंसिस्टेंट विद इंडिया बीइंग अ रोग स्टेट। और जब हम ये कहते हैं, हम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया के पास एज अ स्टेट कोई जवाब नहीं है कि वो एक ऐसी ट्रीटी से निकले जो ट्रीटी निकलना अलाउ नहीं करती जबकि न्यू ट्रीटी रैटिफाई ना हो जाए दोनों मुल्कों के बीच में। ये उस ट्रीटी में लिखा है। जो एक स्टेट होती है जो रोग स्टेट नहीं होती, जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होती है, क्रेडिबल स्टेट होती है, वो अपनी ये लाइबिलिटीज को, अपनी कमिटमेंट्स को, अपनी ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को बहुत सीरियसली लेती है और उसी से दुनिया में आपका नाम, वकार, क्रेडिबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी डिटर्मिन होती है। और आप देखें कि इस वक्त इंडिया अगर खित्ते के अंदर भी और इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा, आई डोंट वांट टू यूज अ वर्ड जो कि जरा हॉस्टाइल हो जाएगा, बट काफी ज्यादा चैलेंज नजर आ रहा है, तो उसकी यही इंडिया की यही अग्रेसिव स्टैंड और लैक ऑफ प्रॉपर फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्डर एंड इंटरनेशनल लॉ है। और इसमें ये दिस इज वेरी वेरी कंसिस्टेंट विद प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिया that for Mr. Jaishankar to check all over the world. बहुत शुक्रिया हिना रब्बानी घर साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम इशू है उस पर रोशनी डालेंगे एक ब्रेक के बाद। हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी अवाम के मसाइल, मुश्किलात और उनसे जुड़े हक़ाइक़ पर बात करते रहे हैं, चाहे वो गवर्नेंस के चैलेंजेस हों या आम लोगों की रोज़मर्रा मुश्किलात। हमने उन्हें उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन इन सब मसाइल में एक अहम मसला जहनी सेहत और उसके बारे में आगाही भी है, जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और अहम आदाद शुमार बताते हैं कि यह मसला तेज़ी से बढ़ रहा है और फौरी तवज्जो का तकाजा करता है। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक बालिग शख्स किसी न किसी जहनी बीमारी में मुब्तला है, यानी तकरीबन 3.5 करोड़ अफराद जहनी अमराज का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 20,000 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं, 2 लाख अफराद खुदकुशी की कोशिश करते हैं और 20 लाख अफराद खुदकुशी के ख्यालात का शिकार रहते हैं। पाकिस्तान में जहनी अमराज मजमूई बीमारियों के तकरीबन 4% से ज़्यादा हैं और ये ख़वातीन में निस्बतन ज़्यादा है, और ख़वातीन में जहनी सेहत के मसाइल मर्दों के मुकाबले में कदरे ज़्यादा हैं। इसी तरह पाकिस्तान में जब खुदकुशी पर बात की जाती है तो इसे अमूमन किसी एक मसले से जोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स माली मुश्किलात की वजह से ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाता है तो हमारी सारी तवज्जो ज़्यादातर सिर्फ उस माली परेशानी पर ही रहती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि असल में ये इंतहाई कदम ख़राब जहनी सेहत और शदीद नफ्सियाती दबाव का नतीजा होता है। यानी बैरूनी मसाइल तो एक मुहर्रिक बन सकते हैं, लेकिन बुनियादी वजह अक्सर जहनी सेहत की बिगड़ती हुई हालत होती है जिसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान में जहनी सेहत के मसाइल को हल करने के लिए सहूलियात की भी इंतहाई कमी होने के साथ साथ अक्सर लोगों को तो जहनी अमराज के लिए कोई इलाज ही मैसर नहीं होता। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सेहत का मजमूई बजट पहले से ही इंतहाई कम है, मगर इसमें भी जहनी सेहत पर सिर्फ 0.4% खर्च किया जाता है और ये रकम
जहनी सेहत के बढ़ते हुए मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए नाकाफ़ी है। आदादोशुमार के मुताबिक आमतौर पर तकरीबन 15% अफराद को जहनी सेहत के हवाले से काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन कोरोना वबा के बाद पाकिस्तान में ये शरह बढ़कर 25% तक पहुँच गई। मगर 25 करोड़ आबादी के मुल्क में सिर्फ 900 रजिस्टर्ड माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। इन संगीन आदादोशुमार से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में जहनी सेहत का बहरान तेज़ी से बढ़ रहा है, मगर बदकिस्मती से कुछ दीगर अहम मसाइल की तरह ये भी हमारी तरजीहात में शामिल नहीं हैं। इसीलिए हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आइंदा भी इस निहायत अहम मौजू पर बात करते रहेंगे और माहिरीन के साथ मिलकर इस मामले को आपके सामने पेश करने की कोशिश करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।